नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते एक नए मेहमान से मिलाते हैं और आज के मेरे मेहमान जो हैं वो राजनेता भी हैं, वो एक चिंतक भी हैं, वो एक बुद्धिजीवी भी हैं, वो एक पत्रकार भी हैं, वो एक लेखक भी हैं और इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव हैं, उनके नाम में राम भी है और उनके नाम में माधव भी। ऐसे राम माधव मेरे साथ हैं। राम माधव जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रेसिडेंट के बारे में। जिस दिन आपने नितिन नवीन जी का नाम सुना एज ए कार्यकारी अध्यक्ष, आपको भी थोड़ा लगा कि शॉक लगा, शॉक वैल्यू था उस अपॉइंटमेंट का? जरूर। देश में सबको तो एक नयापन ही लगा था उसमें, क्योंकि जितने नाम चर्चा में थे उनसे हटकर एक अच्छा युवा चेहरा को सामने लाने का जो निर्णय हुआ है वो जरूर सबको थोड़ा बहुत सरप्राइज फैक्टर तो रहा ही है। बट मैं मानता हूँ कि आज लुकिंग बैक सबको अच्छा भी लग रहा है कि एक नए नेतृत्व, युवा नेतृत्व उनके ने अध्यक्षता में अब पार्टी आगे बढ़ेगा। वैसे तो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष है, जब भी प्रोसेस पूरा होकर पूर्ण रूप से अध्यक्षता का दायित्व लेंगे उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगा। आपको लगता है ये चयन अच्छा है, बेहतर है नए भविष्य को लेके? क्योंकि 45 साल की भारतीय जनता पार्टी और 45 साल के ही नितिन नवीन। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले भी युवा लोगों को इस प्रकार का अध्यक्षता का दायित्व देने की परंपरा रही है। जब वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष बने थे तब भी वो अर्ली 50s में थे, नितिन गडकरी बने थे तब भी वो युवा ही थे। इसलिए युवाओं को आगे लाना ये परंपरा भाजपा में हमेशा रही है। नितिन जी के लेकर कोई अगर कह सकते हैं तो एक बात कह सकते हैं कि देश के लिए नया नाम है। बिहार में सीनियर लीडर रहे, 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे हैं और मेरा उनके साथ अच्छा परिचय रहा। तो बहुत अच्छे सरल व्यक्ति है, समर्पित कार्यकर्ता है और निष्ठावान है। ये सब है। देश के लिए थोड़ा नया नाम है, पर देश को परिचय हो जाएगा। देश पे उनका जैसे ही प्रवास प्रारंभ होगा देश पे परिचय हो जाएगा। आपने कहा नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। आपको लगता है कि अभी पार्टी के अंदर जिस तरह से पार्टी एक चुनाव जीतने की मशीन की तरह बन गई है, उस मशीन को भी थोड़ी सी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, उस मशीन को भी थोड़ा ठोक बजा के दुरुस्त करके आगे की रणनीति को सार्थक बनाने की ज़रूरत है? पर आखिर राजनीतिक दल राजनीति में होते किस लिए है? अब चुनाव जीतने के लिए नहीं है तो किस लिए है? हम कोई सेवा चैरिटी करने के लिए, सरकार में आकर देश की सेवा करना, ये राजनीतिक दलों का काम होता है। अब राजनीति के बाहर एनजीओ हो तो आपका कार्य अलग होता है। राजनीतिक दल का मुख्य लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। इनफैक्ट भाजपा का स्ट्रेंथ वो है। हम चुनाव जीतने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसके लिए तैयारी रखते हैं। जो ओवरहॉलिंग की बात आपने कही है, बीजेपी में वो ओवरहॉलिंग निरंतर प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद उससे सीखना, नए चुनाव के लिए तैयार होना, क्योंकि चुनाव एक ऐसा माध्यम है कि आपको राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में आएगा जिसके माध्यम से आप देश को जिस दिशा में ले जाना चाहे तो उस दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए कोई बीजेपी को ये कहे कि चुनावी मशीनरी है तो हर पार्टी को तो चुनाव का मशीनरी अपने आप का बनाना पड़ेगा। आपने कहा ओवरहॉलिंग निरंतर प्रक्रिया है, तो इस ओवरहॉलिंग के बाद क्या राम माधव को भी हम नेशनल कमेटी के अंदर देखेंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व जो नई टीम बना रहा है उसमें राम माधव का स्थान होगा? ये तो देखिए, जो नया अध्यक्ष है और उनका जिनको मार्गदर्शन मिलेगा उनके माध्यम से तय होगा। राम माधव जी को बीजेपी ज़्यादा प्यारी है या संघ? मेरे को तो देश के लिए काम करने का जो प्रेरणा संघ से मिला है, उस प्रेरणा से काम करते रहना वो मेरे लिए प्यारी है। जो भी काम मुझे मिलता है वो उतना ही प्यार से करता हूँ। मैं आज इंडिया फाउंडेशन में हूँ। ये प्रारंभ में संघ के इंस्पिरेशन और संघ के सपोर्ट से 2009-10 में शुरू हुआ था। आज मैं उसमें भी इतना ही तत्परता से काम करता हूँ। भले ही ये कोई पदवत तो है नहीं, एक प्रकार से बहुत मेहनत का काम है, फिर भी वहाँ भी लगे रहते हैं, क्योंकि जो इंस्पिरेशन संघ से मिला है उसमें देश के लिए काम करते रहना उसी दृष्टि से करता हूँ। अब आता हूँ जम्मू कश्मीर में, आपका लास्ट असाइनमेंट जिसकी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हुई। मैं देश की नई दुनिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने एक असंभव करके दिखाया था वहाँ पर, बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन। क्या आपको लगता है बीजेपी की वो गलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। गलती बिल्कुल नहीं थी। उस समय जो परिस्थिति थी, क्योंकि बहुत पुराना विषय है, बहुत बार चर्चा हो गया है, मैं दोबारा उन विषय की चर्चा की इस समय बहुत ज़रूरत महसूस नहीं करता। फिर भी आपने पूछा इसलिए कहता हूँ। उस समय की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि हम 2 दल साथ में नहीं आते तो कोई सरकार बन ही नहीं सकती थी उस राज्य में। और
फिर से हमको या तो चुनाव कराना पड़ता था या गवर्नर रूल पे जाना पड़ता था। इतना अच्छा मैंडेट भाजपा को मिला, उसके बाद हम अगर सरकार नहीं बना पाएंगे तो राज्य की जनता के लिए भी वो एक प्रकार से हताशा का स्थिति हो सकता था। वो सोचकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हमने दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाने का निर्णय किया। 3 साल वो सरकार चली, जितना संभव उतना अच्छा काम किया। क्या चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से श्रीनगर में, खासतौर से वैली में, कि भारतीय जनता पार्टी वो परिणाम नहीं पा पाई जिसको उसकी उम्मीद थी? मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार के चुनाव में पहले से अच्छा परिणाम वैली में भाजपा को देखने को मिला है। वैली का एक सीट है जिसमें भाजपा केवल 900 वोट से हारी है, ने बहुत जीत का बहुत निकट आके हारी है, ये पहली बार हुआ है। और एक दूसरा सीट है जहां तीसरे नंबर पे आई पर बहुत अच्छी वोट ली है, वो भी साउथ कश्मीर में जहां आतंकवाद का बड़ा प्रभाव होता था। उस क्षेत्र में भाजपा की स्वीकार्यता कश्मीर घाटी में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, विशेषकर 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जी का अनेक कार्यक्रमों का फायदा डायरेक्ट वोटर को मिलने लगा है। उसके बाद वहां लोगों के सोच में भी परिवर्तन है। ठीक है, सीट नहीं जीत पाए हैं, बट स्वीकार्यता बीजेपी को लेकर कश्मीर घाटी में भी बड़ी है। और जहां तक जम्मू का प्रश्न है, इस बार तो हम रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स जीते हैं, यानी जम्मू के इतिहास में लगभग सभी सीट एक आध छोड़कर सभी सीट बीजेपी जीत पाई। ये बहुत बड़ी सफलता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स उस राज्य में बीजेपी ने लिया है। और मुझे ये बताइए, वैली में भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए और क्या करना होगा? तो वैली जैसा सब जानते हैं, वह 100% लगभग जब बाहर हट गए तो 1-8% आप छोड़ दो, सिख समाज है, थोड़ा बहुत पंडित भी है, 10-1 हज़ार पंडित भी है, उनको छोड़कर बाकी सब मुस्लिम समाज का वो क्षेत्र है। वहाँ पर भाजपा को अपनी एक जो परिचय होता है उसका सही ढंग से पेश करना आवश्यक होता है। और आज वो परिस्थिति भाजपा की जरूर है। भाजपा के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है, जैसे मैंने कहा, चुनाव जीतने तक भी क्षमता रखने वाले कार्यकर्ता आज बीजेपी के पास है। और लोकल बॉडीज में कई जगह, जैसे सरपंच वगैरह के चुनाव हुई थी 2019 में, तो हमारे लगभग 250 सरपंच जीत कर आए थे उस राज्य में। तो गांव के स्तर पर भी आज भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, जरूर वो असेंबली स्तर पर भी जीतने की स्थिति में भाजपा पहुंचेगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं भारतीय मुसलमानों के बारे में, क्योंकि श्रीनगर वैली का जो पूरा मसला है वो जुड़ा हुआ है मुसलमानों से, और मुसलमानों में बहुतायत है, जैसा कि आपने बताया, वहाँ की पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही मुसलमान है। भारतीय मुसलमान भाजपा को कब तक नापसंद करेगा, या क्यों नापसंद करता है, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी को एक कोई मुस्लिम विरोधी है इस प्रकार का छवि इसको एट्रीब्यूट करने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे विपक्षी दलों से संघ को लेकर भी और भाजपा को लेकर भी कई दशकों से चला है। उसका थोड़ा बहुत असर जरूर मुस्लिम वोटर के मन पर हुआ, पर प्रारंभ से आप जनसंघ समय से भी अगर देखेंगे, जनसंघ में एक आरिफ बेग साहब होते थे, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसमें भी सिकंदर बख्श साहब से लेकर आज आरिफ मोहम्मद खान, कई लोग भाजपा के साथ भी जुड़कर मुसलमान नेता काम करते थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। आज यूपी में सरकार में एक मंत्री भी है। इस प्रकार धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, पर एक भी सांसद नहीं है। आज देश में भाजपा के लिए सांसद नहीं, ये बात लोकसभा में नहीं है, जरूर ये बात मैं स्वीकार करता हूं। चुनाव में क्या होता है, जीतना एक बहुत बड़ा मापदंड बनता है। जैसे हम कश्मीर में दोनों सीट्स में तो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा तो किया है, वो जीत नहीं पाता है। तो धीरे धीरे बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़े तो जरूर कश्मीर में भी या भारतीय मुसलमान में भी जरूर बीजेपी को जिताने तक की उनकी ये आएगी, मूड आएगी। बट आज जरूर मैं अनुभव करता हूं, पहले जिस प्रकार का विरोध होता था वो आज उस प्रकार का विरोध नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फाउंडेशन ने कोई स्टडी की है? क्योंकि मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे घुसपैठ के बारे में। कितने घुसपैठिए हैं देश के अंदर? क्या आपकी इस सिलसिले में कोई स्टडी है? क्या आपने कोई रिसर्च पेपर या कुछ तैयार किया है इंडिया फाउंडेशन की तरफ से? लोग, कोई भी संस्था स्टडी करती है, उस स्टडी का आधार बनता है सरकार के आंकड़े। हमको सरकार के आंकड़े तो सार्वजनिक है। इंद्रजीत गुप्ता जी इस देश के होम मिनिस्टर थे 1990 या 91 में। उनका लोकसभा में एक स्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर था।
उस उत्तर में उन्होंने कहा 1.2 करोड़ घुसपैठी भारत में है। तो सरकार के पास जो आंकड़ा है वही किसी के लिए भी तो अधिकृत होता है। अब मैं स्टडी करूं तो मैं तो गिनूंगा नहीं जाके, तो मैं उस प्रकार के सोर्सेस पर आधारित होता हूं। भारत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही। मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कई साल में 6-7 साल में प्रभारी रहा हूं, तो मैं स्वयं असम का मैं जानता हूं। असम में एक बहुत बड़े पैमाने पर इस घुसपैठ का असर होता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज का कैरेक्टर बदल जाता है। तो घुसपैठ एक सच्चाई है, विशेषकर बांग्लादेश के साथ सटे हुए जुड़े हुए राज्यों में सच्चाई। पर हुआ क्या है, पिछले लगभग 15 सालों में एक फेंसिंग बनाने का काम जो हुआ बांग्लादेश की सीमा का, बांग्लादेश भारत की सीमा का लंबी सीमा थी, उसकी फेंस करने की जो प्रयास हुई थी, उसके कारण काफी हद तक यह नियंत्रित हुआ है। पहले जो आगे अब उनका क्या करना है अलग प्रश्न है। पर आज वो घुसपैठ बहुत कम संख्या में, क्योंकि एक रिवराइन बॉर्डर होता है, नदियां होती है, वहां नदियां और गति भी बदलते रहती है उस क्षेत्र में, तो वहां थोड़ा फेंसिंग करना संभव नहीं होता है। तो नदी के रास्ते से घुस रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है तो मुश्किल है। बट काफी हद तक उसको नियंत्रित करने का प्रयास पिछले 10 साल में जरूर हुआ। लेकिन गृह मंत्री जी ने अभी नई पॉलिसी निकाली, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। क्या आप इस पॉलिसी से सहमत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, गृह मंत्री जी उस पर आग्रह जरूर कर रहे हैं, बट ये प्रारंभ से हमारी मांग रही, 3D की मांग हमारी प्रारंभ से भी रही है। भाई डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। पहले उनको पहचानो। पहचानने की प्रक्रिया अब अलग अलग प्रकार से हो रही है। अभी जो SIR हो रहा है, SIR भी एक माध्यम है उनको पहचानने का। मिल कहाँ रहे हैं? नहीं, तो जो 40 लाख बिहार में कहाँ मिले? नहीं, जो आपका 60 लाख नाम हट गए हैं उसमें तो वो भी है। और बंगाल में तो ये कहानी आई कि बंगाल में जैसे ही SIR शुरू हुआ, कई लोग वापस बांग्लादेश की तरफ भागने लगे। यानी एक आइडेंटिटी का एक रास्ता है, मैं बता रहा हूं। असम में तो NRC जब हुआ, NRC में जो 18-19 लाख का नाम आया है, उसमें कई लोग घुसपैठी जरूर थे। तो पहचानना है, पर पहचानने से काम नहीं होता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है बाद में क्या करेंगे। उस पर हमारा सुझाव था कि डिलीट, यानी वोटर लिस्ट से भी डिलीट करो, पर जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें से भी डिलीट करो, डिसएनफ्रेंचाइज करो पूर्ण रूप से। उनको ना रेशन कार्ड मिलना चाहिए, ना कोई वोटर ID कार्ड मिलना चाहिए, ना आधार कार्ड मिलना चाहिए। आजकल तो आधार तो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि घुसपैठ और जो इस तरह का माइग्रेशन हो रहा है, उसके चलते भारत में डेमोग्राफिक खतरा है, डेमोग्राफी को खतरा हो गया है? ये तो प्रत्यक्ष है। बंगाल, असम, 2 राज्य प्रत्यक्ष आपको सामने दिखने वाले उदाहरण है कि जिस प्रकार घुसपैठ के कारण डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्शन ही उन राज्यों के कई हिस्सों का बदल गया है। केवल ये भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर में आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर बैठा हुआ है। यूरोप में आप जाएंगे, यूरोप में कई ऐसे टाउन्स है जहां इमिग्रेंट्स मेजॉरिटी है, घुसपैठी मेजॉरिटी है। वो इलीगल भी है, लीगल अधिकतर इलीगल हो जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम बन गया है वो। आज तो बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया है। आज वहां एक प्रकार से एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट्स कंट्री आफ्टर कंट्री में चल रहे हैं। तो भारत भी उसका बहुत साल शिकार रहा है, और आज भले ही हम तो स्ट्रांग स्टेप्स ले रहे, हम थोड़ा बहुत उसका शिकार तो हो ही गए हैं। मैंने जैसा कि बंगाल और असम में कई जिले इस समय घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी बदला हुआ है। आप जब धारा 370 हटा, उससे पहले आप कश्मीर में, उस जमाने में आप कश्मीर में बेहद सक्रिय थे। क्या जम्मू कश्मीर को धारा 370 के मिलने के कुछ बेहतर परिणाम ग्राउंड पर मिले हैं? नहीं, हटने की बात आप कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि हटने के मैं मानता हूं कि क्योंकि उस समय मैं प्रभारी था, 2019 में ये हटा था 5 अगस्त। तो उसके बाद मेरा जाना होता रहा, जारी रहा। मैं क्योंकि प्रभारी रहा तो मेरा जाना होता ही रहा। तो एक बड़ा सेंटिमेंट मैंने नोटिस किया, 2019 तक धारा 370 के अंदर एक जीवन चला कश्मीरियों का, जम्मू कश्मीर का। उसका फायदा नुकसान सब उन्होंने देखा है। ज्यादातर राय ये था कि फायदा जो मिल रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है, MLA को, MP को और मुख्यमंत्री परिवार, वहां 2-3 परिवारों का ही राज चलता था, उनको मिल रहा है। आम लोगों को बहुत ज्यादा कोई उनके जीवन में ज्यादा अंतर नहीं है, ये एक राय था। तो जब 370 हटा तो सबको लगने लगा कि भाई कुछ समय देके देखेंगे ना, अगर इससे आम व्यक्ति को मुझे फायदा मिलता है तो मैं इसको स्वीकार करूं। मैं आपको मजेदार किस्सा बताता हूं। 5 अगस्त 2019 में हटा था। एक 15 दिन बाद मैं श्रीनगर गया था। तो उस समय लगभग 500-600 नेताओं को
प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे इस उद्देश्य से। अरेस्ट नहीं किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन ने वहाँ के सबसे अच्छा प्रॉपर्टी होटल को खाली करके उसमें इनको रखा गया था। घर से अच्छा फैसिलिटी वहाँ मिल रहा था कई लोगों को। जब मैं गया तो मुझे लगा कि शायद प्रोटेस्ट होंगे, लोग कहेंगे कि हमारे नेता को अरेस्ट किया है। तो कुछ कार्यकर्ता आए अलग पार्टी के, यानी पीडीपी वगैरह के आए थे, तो मैंने कहा कि भाई ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, अरेस्ट नहीं है, रिलीज हो जाएंगे। तो वो कहने लगे कि साहब जल्दी में मत रिलीज करो, उनको रहने दो वहीं, क्योंकि वो जब तक वो शांत रहेंगे राज्य शांत रहेगा, वो जैसे आएंगे फिर हमको ये करेंगे। एक सेंटिमेंट ये था कि क्यों ना हम मोदी जी को एक अवसर दें। और आज 6 साल बाद मैं कहता हूँ जरूर उसका जो अच्छे परिणाम है इसका अनुभव लोगों को है। आज लाल चौक से लेकर आज साउथ कश्मीर जहां आतंक इतना बड़ा होता था, वहां से लेकर सब जगह एक शांति का माहौल है, एकदम आतंक के खिलाफ का माहौल है, कोई हिंसा नहीं चाहता है। आपने राहुल गांधी के बारे में हमेशा बोला कि वो गलत बयानी करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। आपने ये राजनीतिक आरोप उन पर लगाया। क्या राहुल गांधी को आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, जिस दल से है वो दल तो एक बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी दल जरूर कांग्रेस है। राहुल गांधी की जो राजनीति को चलाने की जो पद्धति है वो देश में चल ही नहीं रहा है। उनके पार्टी को तो सोचना है। तो हमारे यहाँ तो मजाक से एक जोक चलता है, भाजपा के लिए 3 बड़े लोग हैं जो हमको चुनाव जिताते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। ऐसा मजाक से चलता है, ये मजाक है, बट लेकिन अच्छा जोक है। एक प्रकार से सच्चाई ये है कि जितना वो बोलते हैं उतना बीजेपी को फायदा भी होता है, क्योंकि लोगों की धारणा यह है कि वे राजनीति को जितना गंभीरता से, जितना सकारात्मकता से लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में अपोजिशन में हो सकते हैं, बट अपोजिशन का एक रोल होता है एक सकारात्मक राजनीति का, वो कर नहीं पाते हैं। उस पर तो कांग्रेस को सोचना है। हमको तो अच्छा ही है, जब तक उस प्रकार का नेतृत्व वहां रहेगा हमको तो बहुत फायदा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं उनसे वो थोड़ा इतर हो जाते हैं? जैसे उन्होंने चौकीदार चोर है उठाया, फिर अंबानी अडानी उठाया, आजकल वो SIR पर लगे हुए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। आपको लगता है वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा ग्राउंड पर जाकर लोगों के दिमाग में उतरा है, लोगों के दिमाग में चिपका है? देखिए, उतरा होता तो परिणाम इस प्रकार नहीं होते जिस प्रकार कांग्रेस को पूरा बिहार ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनके उस मुद्दे को उठाने के बाद का सबसे बड़ा टेस्ट था बिहार का असेंबली इलेक्शन। कंप्लीट रिजेक्शन फेस करना पड़ा वहां। देखिए, सबको चोर कहना, केवल मैं ईमानदार हूं, इलेक्शन कमीशन चोर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा चोर है, फिर सरकार चोर है, वो चोर है, ये चोर है, ये देश मानेगा नहीं। क्योंकि देश देख रहा है सरकार को, देश देख रहा है मोदी जी के जो अनेक कार्यक्रमों को, उसका परिणाम देश अनुभव कर रहा है ना। बिहार में रिजल्ट किस कारण से आया है? इस कारण से आया है कि अच्छे सुशासन को उस राज्य की जनता ने दोबारा समर्थन दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या भाजपा और RSS में शक्ति संतुलन है ठीक से? बिल्कुल है। एक परिवार का जो जितना संतुलन आवश्यक है उतना संतुलन हमेशा रहता है, एक फैमिली है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था कि नया बीजेपी अध्यक्ष इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि RSS जो है नामों पर सहमति नहीं दे रहा है। देखिए, यह दोनों प्रकार का चलता है हमारे यहाँ। अब आप जो कह रहे हैं वो एक चला, RSS अपना अध्यक्ष को चाहता है, और दूसरा चला कि RSS का बिना RSS के स्वीकार्यता का अध्यक्ष बन गया है, ये भी चलता है। दोनों में से सच्चाई नहीं है। संघ यानी का एक विचार है, वो विचार को सब समझते हैं। तो संघ का भी ये प्रयास होता है कि भाई आप इतना अच्छा स्थान पर हो, आप स्वयं तय करो ना। संघ हमेशा उसको स्वागत करता है। बीजेपी आज उस स्थिति में है, बट एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं, ये स्वयं वो विचार करके, प्रक्रिया चला के, नाम आइडेंटिफाई करके, सारा करने के बाद हमेशा फाइनल अंतिम निर्णय से पहले गुडविल के चलते, कोई ऐसा नियम या कोई आग्रह, संघ का दबाव, ऐसा कुछ नहीं, गुडविल एक परिवार के नाते परामर्श होती है। इस बार भी हुई है। मैं इतना कहूँगा, ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगा। परामर्श होती है, विचार विनिमय होता है, पर जो पार्टी निर्णय करता है उसको संघ हमेशा सोचता है कि सही निर्णय ही करता है पार्टी नेतृत्व। एक नए मुद्दे पर आते हैं। क्या आपको लगता है जो एक बड़ा नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा है कि अब असहमति की बातों को दबा दिया जाता है? अगर सरकार से किसी की असहमति हो उसको दबा दिया जाए, जो मेन मीडिया है वो सरकार का पिछलग्गू बन गया है, इस तरह की कई सारी बातें होती हैं। इस नैरेटिव को आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, जब हम
हमारा दल छोटा होता था, हम ऐसे ही आरोप कांग्रेस पर लगाते थे, यार ये पूरा तो कब्जा करके बैठा है। मैं 70s 80s 90s की बात कह रहा हूँ, 80s की बात कर रहा हूँ। 80s में राम जन्मभूमि के बाद हम भी ताकतवर बने तो हमारा प्रभाव बढ़ा। तो ये स्वाभाविक है, जब रूलिंग पार्टी एकदम सक्षम होता है तो इस प्रकार के मिथ्यारोप लगते हैं। अब स्वयं मीडिया में है, हमारे सरकार का घोर विरोध करने वाले चैनल स्वेच्छा से चलते, वो चैनल डेडिकेटेड है हमारा विरोध करने का। चैनल नहीं है तो एंकर है कोई, वो विरोध करता है। पोर्टल्स चलते हैं, मैगजीन्स चलते हैं, कौन रोक रहा है? कौन दबा रहा है उनका गला? हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है, उसका समर्थन भी कर रहा है, तो उसको आप बोल रहे हो गोदी मीडिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हाल ही के दिनों में हमने बांग्लादेश में बड़े बुरे हालात देखे और आपका फाउंडेशन इन तमाम चीज़ों पर बहुत गंभीरता से काम करता है। बांग्लादेश पे क्या सरकार को और कुछ करना चाहिए ताकि हिंदुओं पर जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं और भयानक अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो? बांग्लादेश की स्थिति जरूर चिंताजनक है और गंभीर चिंता किया तो जरूर विषय है, और सरकार में भी उसका पूरा संज्ञान है। बट हमारा स्वतंत्र पड़ोसी है, सॉवरेन नेबर है, कोई हमारे देश का हिस्सा नहीं है कि सरकार तुरंत कुछ कर पाए। हालांकि वहाँ की हिंदुओं की स्थिति को लेकर पर्याप्त चिंता है। जितने चैनल से विषय को वहाँ के प्रशासन पर पहुँचाना आवश्यक है, संभव है, उतना पूरा प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है। आज एक सरकार के, वो भी सरकार क्या है, वो तो अनइलेक्टेड एक लीडरशिप के चलते वो ज़्यादा बिगड़ ना जाए, इसलिए हम चाहते कि जल्दी चुनाव हो, चुनाव के बाद सरकार आएगी, उनके साथ संबंध हमारा ठीक से प्रस्थापित हो, वो प्रयास रहेगा। लेकिन सरकार तो वहाँ फिर कट्टरपंथियों की आ जाएगी। अब ये तो समय बताएगा किस प्रकार की सरकार बनेगी, बांग्लादेश की जनता किस प्रकार की सरकार चाहेगी। सरकार किस प्रकार की भी बने, चुनावी इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक अपना अधिकार होता है, एक प्रभुत्व होता है। ऐसे सरकार के साथ डील करना दो सरकारों के बीच में एक सुविधा रहता है, उस प्रकार संबंध होगा। राम माधव जी, लोग ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर भारत सरकार ने जो कुछ किया वो टू लिटिल टू लेट था। देखिए, अपेक्षा हमारे सरकार पर जरूर है, मैं इसको मना नहीं करता, क्योंकि मोदी जी की सरकार को लेकर एक छवि है कि ये कुछ कर पाएगा। आज एक विशेष परिस्थिति है तो हम तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए प्रश्न कर रहे हैं, वो करना कोई सही भी है। बट हमको लॉन्ग टर्म में सोचकर, एक तो वहाँ सरकार, चुनाव फरवरी में होना है, चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद विभिन्न क्रॉस सेक्शंस के साथ हमारा एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, पिछले 10-15 सालों में जब तक पुरानी सरकार थी, हमारा ज़्यादा एंगेजमेंट वहाँ की परिस्थिति के चलते रूलिंग पार्टी के साथ ज़्यादा रहा। बट हमको सरकार टू गवर्नमेंट संबंध के अलावा भी हमारा थिंक टैंक है, हमारा भी संबंध रहना चाहिए, और थिंक टैंक से मीडिया टू मीडिया संबंध, हमको एक व्यापक संबंध बांग्लादेश के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बनाना चाहिए। वो बहुत आवश्यक होगा, भले ही आपको लगता हो वो कट्टरपंथी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, ये अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी समस्या है। ऐसा क्या कारण होता है? जैसे हमने भी लाल किला ब्लास्ट देखा, हमने देखा पढ़े लिखे नौजवान कश्मीर के जो डॉक्टर्स हैं वो निकल के इस तरह की आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं। आप तो जगह को इतनी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, आपने जिया है जम्मू कश्मीर को, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपको इसका फंडामेंटल रीज़न क्या दिखाई देता है? देखिए, आतंकवाद कुल मिलाकर बहुत कम हुआ है, ये बात को भी हमको मानना चाहिए, क्योंकि 2019-20 का मैं आंकड़ा देता हूँ। 2019-20 में कश्मीर में 370 आतंकवादी मारे गए थे। उतना रिक्रूटमेंट हुआ ना, इतने मारे गए मतलब उसमें एक 10-15% पाकिस्तान से आए होंगे, बाकी लोकल रिक्रूट ही थे। इस साल में 2024 में केवल 69 लोग मारे गए, उसमें अधिकतर पाकिस्तान से आए आतंकी थे। तो इस समय आतंकवाद का जरूर प्रभाव कम हुआ है, पर पूरा समाप्त हो गया क्या? नहीं, वो मैं भी मानता हूं वहां उसका और भी कुछ अंश है, जिसका अभी आपने जिक्र किया। कुछ रेडिकलाइज्ड यूथ इस समय जरूर है। इसमें एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भ्रम भी दूर कर लेना चाहिए अपने मन से। पहले तो पढ़ा लिखा, एजुकेशन इज द सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है। आतंकवाद के लिए शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता, आतंकवाद के लिए मोटिवेशन का संबंध होता है। आप मोटिवेटेड हो आतंकवादी आतंक करने का, तो आप आतंक करोगे। इस बार एक वो प्रस्थापित हुआ। दूसरा, ये बार बार कहना है कि भाई उसका धर्म से संबंध नहीं है, सीधा संबंध है।
जो गलत रास्ते पे जा रहा है वो धर्म का ही यूज कर रहा है, अपना रिलीजन का ही यूज कर रहा है। इसलिए ये क्लीशेड स्टेटमेंट की टेररिज्म हैज नो रिलीजन, कोई मतलब नहीं है। वो टेररिस्ट है, वो तो कह रहा है कि मेरा संबंध है। इसमें उस रिलीजन के लोगों का जिम्मेदारी बढ़ता है। अच्छी बात है, इस बार दिल्ली में कई बड़े नेता खुलकर, मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध नेता खुलकर सामने आए और बिल्कुल इसका विरोध किए हैं। एक बात कहता हूं, इसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। ये सब होते हुए भी हमको एकदम हर मुसलमान को हर रात को 9 बजे टीवी चैनल के सामने अपना देशभक्ति प्रूव करने के लिए खड़ा नहीं कर देना चाहिए। पूरा समाज को एक प्रकार से हम दोषी खड़ा कर रहे हैं। ये मनोवृत्ति भी हमको नहीं रखना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। आतंक से लड़ने का जिम्मेदारी उस समाज के ऊपर भी है, उस समाज के नेताओं के ऊपर भी है, बट पूरे समाज को आतंकी कहने का गलत कदम भी हमको नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल, राम माधव किस तौर पे याद किया जाना चाहेंगे आने वाले समय में? क्या आपको याद किया जाए? एक संघ के आइडियोलॉग के तौर पर, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर, क्या? मुझे देश कैसे याद रखेगा मैं तो नहीं तय कर सकता। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं हमेशा एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया, संघ में भी काम किया, भारतीय जनता पार्टी में भी मैंने काम किया। अब मैं कुछ समय से प्रतीक्षा में हूँ, कुछ जो भी रोल मुझे मिलेगा उस रोल में मैं काम करूँगा। रही बात देश कैसे याद रखेगी, वो देश जानता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम माधव जी, आप मिले, हमसे मुलाकात की। तो ये थे राम माधव जी, जिन्होंने खुलकर बताया अपने लाइफ के बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने समर्पण के बारे में। अगले हफ्ते एक और हस्ती से हम इसी कार्यक्रम में आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।